दोस्तों आप सभी को नमस्कार। 17वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड हमने संकल्प बैच को शुरू किया है, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मेंस की क्लासेस चल रही हैं। अब हम प्रीलिम्स की क्लासेस को भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी की आज ये पहली क्लास होगी, जिसमें हम लोग भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। संकल्प बैच से जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं 6306473800 पर, जिसकी फ़ीस केवल 499 है। इसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं 17वीं बीपीएससी के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। भारत के भूगोल में आज हमारी पहली क्लास है। इसमें हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन में देखेंगे भारत की क्या स्थिति है, क्या उसका आकार है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज देखेंगे। फिर भारत का एक्सटेंशन देखेंगे। टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी फैक्टों को देखेंगे। भारत की सीमा के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग सी एक्सटेंशन भी पढ़ेंगे और लास्ट में मीन सी लेवल और भारतीय उपमहाद्वीप, इन सभी फैक्टों को देखेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे, ताकि अगर आप लोगों ने कभी ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा है तब भी आप इसे बहुत ही आसान भाषा में समझ सकें। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में पहला पॉइंट है, भारत उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जब मैंने कहा कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसका क्या मतलब है कि ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी है। अगर इसको उत्तर दक्षिण में आप डिवाइड करेंगे तो बीच में एक 0 डिग्री आप लाइन खींचेंगे, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो होगा आपका उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से जब पृथ्वी को आप पूरा पश्चिम में डिवाइड करेंगे तो पूरा वाला हिस्सा हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाला हिस्सा हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। भारत की जो अवस्थित है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। तो भारत की इस तरीके से अवस्थित देखें तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दोनों में पड़ता है। इसलिए हम भारत की अवस्थिति को कहते हैं कि भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपको 7 कॉन्टिनेंटल मिलेंगे, जिसमें एशिया मिलेगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और आपको मिलेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इन 7 महाद्वीपों में जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है भारत। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। अब मैं जब चतुष्कोणीय कहता हूँ तो इसे भी आपको समझना चाहिए। भारत का जब हम एक्सटेंशन पढ़ेंगे तो इसका जो नदन पॉइंट है वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, जहाँ पर स्थित है इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में आप देख सकते हैं। इसका जो सबसे सदर्न पॉइंट है वो है आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट पर। इसी तरीके से जब हम पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम का सबसे लास्ट पॉइंट है आपका गुहार मोती, जो कच्छ के गुजरात में स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पर। और आप अगर पूर्वी पॉइंट देखेंगे भारत का सबसे, तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में 97 डिग्री 25 मिनट। अब ये जब 97 डिग्री 25 मिनट ये क्या है, तो पूरी पृथ्वी है। इसको हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं में डिवाइड कर लिया है। जो आपकी खड़ी रेखाएं हैं इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं, जो आपकी लेटी हुई रेखाएं खींची जाती हैं इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। यहाँ पर आप खींचते हैं 0 डिग्री, जिसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। इस 0 डिग्री से हम लोग जब आगे बढ़ते जाते हैं तो 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, इसी तरीके से जब आगे बढ़ते हुए स्टार्ट आते रहते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से भारत का एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है और ये ख़त्म कहाँ पर होता है 97 डिग्री 25 मिनट पर। इसी तरीके से जो अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से खींची जाती हैं ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो जब 8 डिग्री 4 मिनट मिलता है तो भारत का यहाँ से मेन लैंड का एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है और ख़त्म कहाँ पर होता है 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो इस तरीके से ये भारत का एक्सटेंशन है, भारत का विस्तार है। अब इन एक्सटेंशनों की अगर आप दूरी निकालेंगे तो लगभग आप पाएंगे कि उत्तर दक्षिण के बीच जो दूरी है वो 29-33 किलोमीटर की है, और माफ़ कीजिए, उत्तर दक्षिण की जो दूरी है वो 32-14 किलोमीटर है। पूरा पश्चिम के बीच की जो दूरी है वो 29-33 किलोमीटर है। अगर डिग्री वाइज इनका डिफरेंट निकालेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट में अगर आप 8 डिग्री 4 मिनट घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा। उसी तरीके से अगर आप पूरब और पश्चिम के एक्सटेंशन का आप डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, यानी 68 डिग्री 7 मिनट में 97 डिग्री 25 मिनट माइनस करेंगे तो भी लगभग ये 30 डिग्री के लमसम आएगा। तो इस तरीके से ये और ये इनके बीच की जो दूरी है वो इक्वल है, और अगर इनको आप मिलाएंगे तो एक तरीके से चतुष्कोणीय आकार बन जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और प्रश्न उठा सकते हैं कि सर अगर इन दोनों के बीच का एक्सटेंशन की जो डिग्री है वो 30 डिग्री ही है
तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्यों इतनी ज़्यादा डिफरेंट में है। पूर्व पश्चिम के बीच की दूरी हमने बता दिया 29-33 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण की हमने बता दिया है 32-14 किलोमीटर। लेकिन हमने आपसे कहा जो एक्सटेंशन की डिग्री है वो लगभग 30 डिग्री है। इसका कारण क्या है कि अगर आप पृथ्वी पर ये देशांतर और अक्षांश रेखाओं को देखेंगे तो यहाँ सीधा सा यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो अक्षांश रेखाएँ हैं ये बराबर दूरी पर खींची गई हैं। अक्षांश रेखाएँ टोटल कितनी हैं, तो अगर हम 0 से जाएंगे और इस पोल पर पहुँचेंगे नॉर्थ पोल पर, तो 0 से जाएंगे नॉर्थ पोल पर पहुंचेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, यानी 90 अक्षांश हो जाएंगे। इसी तरीके से जब नीचे की तरफ आएंगे तो भी 90 हो जाएगा। तो 90-90 जुड़ के कितना हो जाता है, 90-90 जुड़ के हो जाता है आपका 180। तो 180 अक्षांश हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और याद रखना है कि लास्ट में जब जाते हैं तो अक्षांश जो रेखा है वो एक पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी यहाँ पर रेखा नहीं दिखती है सबसे नदन पोल और सदन पोल वाला। तो इसलिए अक्षांश रेखा पूछेगा तो आपको 2 इसमें माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 178। कितना हो जाएगा 178। और ये 0 डिग्री वाली भी आप ऐड करेंगे तो 178 + 1, तो टोटल अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी 179। तो कितनी हो जाएंगी 179। लेकिन अगर आपसे केवल अक्षांश पूछे तो कितना हो जाएगा 180 + 1 जो 0 डिग्री वाली अक्षांश है, टोटल हो जाएंगे अक्षांश आपके 181। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आप ये बात समझ चुके हैं कि हमने भारत के आकार को चतुष्कोणीय क्यों कहा, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो लगभग समान है और जो एक्सटेंशन की जो डिग्री है वो भी लगभग जो है वो इक्वल है। इसके कारण भारत की जो आकृति बन जाती है वो कैसी बन जाती है, चतुष्कोणीय। अब हम देखेंगे भारत का आकार। भारत के आकार को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, एक एरिया वाइज, दूसरा हो जाएगा आपका पॉपुलेशन वाइज। एरिया वाइज आप जानते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये विश्व के कुल भूभाग का 2.43% है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए विश्व के कुल भूभाग का 2.43% है भारत का टोटल एरिया। भारत का टोटल एरिया है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे बड़ा है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं कनाडा और चीन में। रूस पता हो जाता है, कनाडा चीन में कंफ्यूज होते हैं, तो याद रख लीजिए रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है विश्व में, उसके बाद दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है चीन, चौथे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें पर है ब्राज़ील, 6ठे पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर है अपना भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के बाद जो 8वां स्थान आता है वो आता है अर्जेंटीना का। अब देख लेते हैं पॉपुलेशन वाइज भारत का क्या आकार है। तो हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट आई थी और अभी ओडोमीटर की भी रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। यानी भारत ने जो है चीन को पीछे छोड़ दिया है आबादी के मामले में। अब भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हो गया है और वर्तमान डाटा के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.45 अरब है। इस डाटा को आप याद कर लीजिए। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। अगर हम जनगणना 2011 के अनुसार देखते हैं तो 17.5 आता है। लेकिन जो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट है उनके माध्यम से पता चला है कि भारत की पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। चाइना को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। वर्तमान में टोटल 1.4 अरब जनसंख्या है जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। तो अगर हम पॉपुलेशन वाइज क्रम देखें विश्व में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी भारत की, दूसरे पर है चीन, तीसरे पर है यूएसए, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है। इस फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कन्फ्यूजन जो है यहीं क्रिएट होती है। आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा, हो सकता है भारत चीन के ऑर्डर को निकाल दे, उसके बाद शुरू कर दे वो यूएसए इंडोनेशिया से। तो कम से कम 5-6 जो है ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। तो भारत, चीन, यूएसए, उसके बाद चौथे पर इंडोनेशिया, 5वें पर है पाकिस्तान, 6ठे पर है नाइजीरिया, 7वें पर है ब्राज़ील। तो इस तरीके से पॉपुलेशन वाइज भी हमने देख लिया क्या भारत की स्थिति है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है इन 28 राज्यों के बारे में जानते हैं, इनकी क्या कैपिटल है, भारत में इनकी कहाँ पर अवस्थिति है। तो अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ एटलस में जाकर भारत का मैप उठाइए और देखिए भारत के कहाँ कहाँ कौन से राज्य, वो 28 राज्य हैं, कहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी क्या कैपिटल है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें भारत का सबसे बड़ा राज्य तो उसमें पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र और चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश। बिहार
का जो स्थान आता है एरिया वाइज वो आता है 12वें नंबर पर। ये स्टेट के हिसाब से है, समग्र रूप से अगर देखेंगे जिसमें लद्दाख को भी शामिल कर लेंगे। लद्दाख क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, अगर आप इसको शामिल कर लेते हैं तो बिहार जो है वो 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाता है क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे छोटा राज्य है गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो वो लद्दाख है। लद्दाख के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दिल्ली, दादरा नगर हवेली और फिर पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप एरिया वाइज सबसे छोटा जो है यूनियन टेरिटरी है और सबसे बड़ा एरिया वाइज जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। जिलों के बारे में भी पूछ लिया जाता है तो हमने नोट पॉइंट में यहाँ पर लिख दिया है। जिले के हिसाब से क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो कच्छ का जो जिला है वो भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है। दूसरे पर आता है लेह, तीसरे पर आता है जैसलमेर। कच्छ और लेह में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग यहाँ याद कर लीजिए। सबसे बड़ा जो जिला है वो पूरे भारत का है कच्छ और दूसरा जो जिला है एरिया वाइज वो है लेह। तो कच्छ पहले पर आएगा, लेह दूसरे पर। भारत का एक्सटेंशन हमने यहाँ पर पढ़ ही लिया था। भारत का एक्सटेंशन यानी भारत का विस्तार मेनलैंड से अगर हम नीचे से शुरू करेंगे दक्षिण पॉइंट से तो कहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से कन्याकुमारी तमिलनाडु से, और ये अगर सबसे नदन पॉइंट में जाएंगे यानी सबसे उत्तरी पॉइंट में जाएंगे तो ये खत्म होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और वो पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल है। इसी तरीके से पश्चिम में शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से भारत का विस्तार गुहारमुती जो कच्छ के जिले में स्थित है, और ये खत्म कहाँ पर होता है, पूर्व में खत्म होता है अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में, और इसकी डिग्री कितनी है 97 डिग्री 25 मिनट। ये तो है मेन लैंड की बात। अगर मेन लैंड ना दिया हो, ओवरऑल पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट के नीचे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ग्रेट निकोबार का ये आप पॉइंट देख रहे हैं 6 डिग्री 45 मिनट का, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। तो भारत का जो एक्सटेंशन शुरू हो जाता है, अगर मेनलैंड को छोड़ दे द्वीपों को भी शामिल कर ले तो एक्सटेंशन शुरू हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट से, और यहाँ कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आपको और देखना है, हमने आपको एक्सटेंशन पढ़ा दिया है पश्चिम और पूरब का क्या है। इस एक्सटेंशन के हिसाब से पूरब और पश्चिम के जो आखिरी पॉइंट है इनके बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर दिखाई देता है। कितने डिग्री का अंतर दिखाई देता है, 30 डिग्री का अंतर दिखाई देता है। पृथ्वी एक चक्कर यानी जो 360 डिग्री घूमती है वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इस तरीके से अगर 360 को आप 24 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी जब पश्चिम से आप पूर्व की तरफ आओगे तो आपका जो टाइम होगा वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो अगर पश्चिम में, भारत के सबसे पश्चिम में अगर 6 बज रहे होंगे तो 30 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री में 1 घंटा घूमती है तो 30 डिग्री में कितना घूम जाएगी, 2 घंटे। तो यानी अगर यहाँ पर 6 बज रहे होंगे पश्चिम के सबसे आखिरी पॉइंट पर भारत के, तो जो पूरब का सबसे आखिरी पॉइंट है यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 8 बज रहे होंगे, क्योंकि ये पूरब का जो समय है वो पश्चिम के समय से 2 घंटे क्या है, आगे हो जाएगा। 2 घंटे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखना कि किबिथू अरुणाचल प्रदेश का समय गुहारमुती गुजरात के समय से 2 घंटे आगे है। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। दक्षिण भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और उत्तर भारत जो है वो उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अब ये उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध क्या है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये टेम्परेचर के हिसाब से है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर अलग अलग समय में अलग अलग टेम्परेचर होता है। लंबवत रूप से जो सूर्य चमकता रहता है वो आपका 0 डिग्री अक्षांश पर देखते हैं, 0 डिग्री अक्षांश पर देखते हैं। धीरे धीरे सूर्य जो है उत्तरायण और दक्षिणायन की तरफ खिसकता है। जून के महीने में आप देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। वही दिसंबर में 22 दिसंबर को जो है सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर के हिसाब से जो है अलग अलग कटिबंध बनाए गए हैं। सूर्य की किरणें जिस क्षेत्र में लंबवत रूप से पड़ेंगी उसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो आप यहाँ देखेंगे जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आप पाएंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो टेम्परेचर है वो लगभग बना रहता है। इसके कारण ये जोन जो है ऑलवेज क्या रहता है, टेम्परेट रहता है। ये जोन हमेशा गर्म रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें बराबर नहीं पड़ पाती हैं, जिसके कारण ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, कोल्ड टेम्परेट जोन कहते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो 0 से 23-23.5 डिग्री, फिर 23.5 से 66 के बीच का क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण है। 0 से 23 के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है, और फिर 66 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएंगे तो ये सबसे ठंडा जोन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीज टेम्परेट जोन। राइट, इतनी बात आप समझ गए हैं। भारत की जो अवस्थिति है वो क्या है,
भारत की अवस्थिति हमने अभी देखा एक्सटेंशन के हिसाब से 8 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है भारत का मेनलैंड और कहाँ तक जाता है 37 डिग्री तक। यानी भारत जो की अवस्थिति है, अगर इसका आप दक्षिणतम हिस्सा देखेंगे तो ये पूरी तरीके से उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित है। 23 डिग्री के ऊपर का जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो भारत की जो अवस्थिति है टेम्परेट जोन के हिसाब से वो दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और उत्तर भारत का हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा है ये ना तो पूरी तरीके से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है ना ही पूरी तरीके से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो बीच की जो स्थिति होती है 23.5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच की, इसको कहते हैं हम लोग कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी यहाँ पर ठंडा भी होता है और वार्म टेम्परेट भी होता है, थोड़ा सा गर्म भी होता है। तो भारत का दक्षिणतम जो हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, गर्म है, यहाँ पर वार्म टेम्परेट जोन में आता है। और भारत का जो उत्तरी हिस्सा है 23 डिग्री के बाद वाला वो आता है उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो टेम्परेट के हिसाब से तो हमने ये देख लिया, लेकिन जो भारत की जलवायु परिस्थिति है अगर उस हिसाब से देख लिया जाए तो उत्तर भारत में पड़ जाता है हिमालय, जो ऊपर से आने वाली साइबेरियन हवाओं को क्या करता है, रोक लेता है। इसलिए उत्तर भारत में भी आप देखेंगे कि काफ़ी गर्मी होती है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो उत्तर भारत कैसा होता, ठंडा होता, लेकिन हिमालय क्या करता है, इन ठंडी हवाओं को रोककर जो है इस उत्तर भारत में भी गर्म की दशाओं को क्या करता है, पैदा करता है। तो जलवायु परिस्थिति के हिसाब से देखेंगे तो पूरा भारत ही कैसा है, वो गर्म है। इसलिए ओवरऑल समग्र रूप से हम लोग भारत को किस तरीके का कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इतना आप लोग जो है समझ चुके होंगे। अब हम कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे कौन से राज्य हैं, एक आप लोग ट्रिक पढ़ते हैं, मित्र पर गमछा झार, मी से होता है मिजोरम, त्रा से होता है त्रिपुरा, पा से होता है पश्चिम बंगाल, रा से होता है राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस मैप में भी आप देख सकते हैं। अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग ट्रिक से ज़्यादा इस क्रम को याद रखें क्योंकि क्रम आपसे पूछा जाता है। पश्चिम से पूरब की तरफ जो है कर्क रेखा में पड़ने वाले राज्यों की स्थिति को बताइए। तो सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य आएगा, गुजरात आएगा, उसके बाद आएगा राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर रायपुर यानी छत्तीसगढ़, फिर आएगा आपका झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और सबसे पूर्व में आ जाता है आइजोल। यहाँ पर हमने इन सब की कैपिटल लिख दी है। अभी हम लोग देखेंगे कैपिटल वाइज कहाँ किसकी अवस्थिति है, कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सी कैपिटल है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो कर्क रेखा में हमने 8 राज्य देख लिए हैं। आप लोग पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम का क्रम जरूर याद रखना क्योंकि अब जो प्रश्न आता है वो क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। कर्क रेखा के समीप स्थित राजधानियाँ देख लीजिए। जो कर्क रेखा के सबसे समीप राजधानी है वो है झारखंड की रांची। तो सबसे निकटतम कर्क रेखा की कौन सी कर्क रेखा से कौन सी कैपिटल है, वो है झारखंड की कैपिटल रांची। कर्क रेखा तथा रांची के मध्य 0.16 डिग्री अक्षांश की दूरी है। दूसरे नंबर पर जो सबसे निकटतम कैपिटल है कर्क रेखा के वो है आइजोल, तीसरे पे है भोपाल, चौथे पर है गांधीनगर, पांचवें पर अगरतला, फिर कोलकाता, रायपुर और सबसे लास्ट में है जयपुर। तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम कैपिटल है रांची और सबसे दूरस्थ जो कैपिटल है वो है जयपुर। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। त्रिपुरा का एक उदयपुर शहर है जो कर्क रेखा के सबसे समीपतम स्थित शहर है, किंतु ये राज्य की राजधानी नहीं है। तो अगर सिटी वाइज पूछ ले कभी इस तरीके से प्रश्न तो जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए। कैपिटल वाइज में सबसे नज़दीक कौन सा है, झारखंड की रांची। अगर सिटी में पूछ ले तो आप लगाएंगे त्रिपुरा का उदयपुर शहर जो है वो कर्क रेखा के सबसे निकट शहर है, लेकिन ये राज्य की राजधानी नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है। अगर आप इस तरीके का कुछ मैप बनाएंगे तो यहाँ से निकलेगी मध्य प्रदेश से और फिर राजस्थान के हिस्से में जाएगी, फिर नीचे की तरफ घूम के ये गुजरात में आ जाती है। तो इस तरीके से कर्क रेखा को ये 2 बार काट देती है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपका जवाब होगा माही नदी। 21 जून को सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए 21 जून को उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पर हमने एक मैप बनाकर दिखा दिया है। 21 जून को सूर्य उत्तर भारत पर लंबवत रूप से चमकेगा, इसलिए 21 जून को उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिन होगा। उसी के अपोजिट 22 दिसंबर को मकर रेखा पर
सूर्य जो है लंबवत चमकता है, इसलिए दक्षिण भारत का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगर लंबवत रूप से देखें भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है 21 मार्च से 23 दिसंबर तक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्रश्न पूछा जाता है। 21 जून और 22 दिसंबर की डेट जरूर आप याद रखिए। 21 जून को उत्तर भारत की कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर को ये दक्षिण में जो है मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इसलिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिन 21 जून को, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। राइट, अब बढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरफ। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक देशांतर माना गया है। यह प्रयागराज या मिर्ज़ापुर के निकट नैनी से गुजरता है। नैनी जो है एक्चुअली प्रयागराज में पड़ता है। अगर उत्तर प्रदेश के ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, ये मान लीजिए प्रयागराज है और ये है मिर्ज़ापुर, तो जो नैनी है कुछ यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल मिर्ज़ापुर के डिस्ट्रिक्ट के पास में ही, इसलिए कभी कभी इसको मिर्ज़ापुर के निकट लिख देते हैं। तो याद रखिएगा ये जो नैनी है पड़ता प्रयागराज में है, लेकिन ये मिर्ज़ापुर के भी निकट है, इसलिए कभी कभी इसको मिर्ज़ापुर के निकट भी दे देते हैं। तो प्रयागराज या मिर्ज़ापुर के निकट नैनी से गुजरता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। जैसे अभी हमने ऊपर पूरब और पश्चिम के एक्सटेंशन को लेकर आपको दिखाया था, 2 घंटे का अंतर है। उसी तरीके से ये ग्रीनविच मीन टाइम जो ब्रिटेन में स्थित एक शहर है, और ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये 0 डिग्री देशांतर इसको माना गया है। अब इसके जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत को जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री माना गया है। तो 0 और 82.5 डिग्री का अंतर कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री। अगर इसको आप 15 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 15 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाता है? 1 घंटा होता है, अभी हमने ऊपर समझाया। तो इससे 15 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? ये 5.5 आ जाएगा। 15 25 75, 7 बचेगा। पॉइंट जब खिलाएंगे फिर इधर हो जाएगा 5, तो 15 25 75 एक और, तो 5.5 घंटा इस तरह निकल आता है। तो ग्रीनविच टाइम से जो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, जो कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। तो जैसे पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इस तरीके से जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से क्या है? आगे है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपके प्लस 5.5 दिया रहता है और माइनस 5.5 दिया रहता है, तो प्लस 5.5 आप लोग ऑप्शन सही टिक करेंगे। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, इसलिए 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच टाइम रेखा से पूर्व की ओर 82.5 डिग्री आगे बढ़ने से 5 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको डिवाइड करके अभी बताया है। लगभग 30 डिग्री के देशांतरी विस्तार के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में पश्चिमी राज्यों की तुलना से सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। इस चीज़ को हमने ऊपर भी समझ लिया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पर आप इस मैप में देख रहे होंगे, हमने इस मैप में दिखाया है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है किन किन राज्यों से गुजरता है? तो सबसे पहले आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, फिर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश, फिर मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश और अंत में मिलेगा आपको उड़ीसा। इसके लिए भी एक ट्रिक है, ट्रिक हमने बनाया है उमा घर आओ। क्या बनाया है? उमा घर आओ। उ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, घर से छत्तीसगढ़ और आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा। उमा घर आओ। कर्क रेखा तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला या बघेलखंड पठार में मिलते हैं। बघेलखंड पठार के बारे में 69th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, तो आप लोग याद रखिएगा। जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, अब ये मान लीजिए भारत है, ठीक, ये क्या है? भारत है, ये कर्क रेखा है और इधर से आ रही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये दोनों रेखाएं जहाँ पर मिलती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? तो एक तो ये पठारी क्षेत्र के बारे में पूछे तो ये है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के हिस्से में बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार में ये पूर्वी देशांतर जो रेखा है भारत की 82.5 डिग्री, और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये दोनों आपस में मिलता है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ ले, छत्तीसगढ़ स्पेशल में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? कोरिया जिला। राइट, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमने कर्क रेखा के बारे में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं भारत की सीमा के संबंध में। भारत की सीमा को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, एक स्थलीय सीमा, दूसरी है तटीय सीमा। तटीय सीमा जो भारत की है वो है 7516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा कौन सी होगी? जो समुद्र से लगेगी। ये जो सीमा है दक्षिण भारत की, ये तटीय सीमा से लगती है। जो पश्चिम वाली साइड है वो अरब सागर से और जो पूर्व वाली साइड है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो ये आपकी हो गई तटीय सीमा। बाकी की जो ऊपर वाली साइड है ये पूरा हो जाता है आपका स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर है वो है 15,106 किलोमीटर। तो 15,106 किलोमीटर दिया हो तो आप इसको टिक करेंगे। जब 15,106 किलोमीटर ना दिया गया हो तो आप 15,200 सही लगाएंगे। ये चीज़ आप लोग याद रखना। वहीं अगर हम तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा यानी जो समुद्र से लगे हुए राज्य हैं,
तो उनकी कुल लंबाई जो है वो है 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। अब तटीय सीमा को भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो मुख्य भाग हो जाता है, दूसरा हो जाता है द्वीप। आप जानते हैं इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में है आपको मिल जाता है लक्षद्वीप, और इधर दमन द्वीप मिल जाता है। तो द्वीप देखेंगे तो द्वीप की जो टोटल एरिया है तटीय सीमा के हिसाब से वो है 2094 किलोमीटर, और जो मेन लाइन की जो तटीय सीमा है वो है 5,422 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आता है 6100 किलोमीटर। तो 6100 किलोमीटर दिया हो तो 6100 किलोमीटर लगाइएगा। एग्जैक्ट डाटा जो है वो है 5,422.6 किलोमीटर। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, प्रश्न आपसे एग्जाम में यहाँ से खूब पूछा जाता है। टोटल तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, राइट। अब देखेंगे जो सीमा है वो किन किन देशों से लगती है। तो जो भारत की जो सीमा है वो 7 देशों से लगती है, जिसमें है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान और अफ़गानिस्तान। भारत की जो सीमा है, स्थलीय सीमा है, वो सबसे ज़्यादा लगती है किससे? बांग्लादेश से, 4,096.7 किलोमीटर। अब ये बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य बाउंड्री टच करते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो बांग्लादेश से लगने वाले जो राज्य हैं, और इन दिनों बांग्लादेश काफ़ी अखबार की सुर्खियों में है, तो आप लोग याद रखिएगा। बांग्लादेश से जो सीमा बनाते हैं वो बनाते हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। असम और त्रिपुरा इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका बांग्लादेश, ये है आपका बांग्लादेश, ये है त्रिपुरा लग जाता है। इसके बाद इधर पश्चिम बंगाल है, इधर आपका है आपका असम है। असम के बाद ये आपका क्षेत्र पड़ जाता है मिजोरम वाला। तो इस तरीके से ये 5 टोटल भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम के अंदर ही आप देखेंगे कुछ इस तरीके से कटा हुआ एक स्टेट है मेघालय। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। टोटल लेंथ कितनी है? 4,096.7 किलोमीटर जो भारत के साथ सीमा बनाती है बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर आता है चीन। चीन जो भारत के साथ सीमा बनाता है वो है 3,488 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य भारत के साथ सीमा बनाते हैं चाइना से? तो लद्दाख एक तो यूनियन टेरेटरी है, यूनियन टेरेटरी लद्दाख हो गया। बाकी राज्यों की देखें तो 4 राज्य और 1 यूनियन टेरेटरी जो है चीन के साथ सीमा बनाता है, जिसमें राज्य है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका चाइना, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है, फिर उसके नीचे आप उत्तराखंड देखेंगे। उसके बाद ये नेपाल पूरा पड़ जाता है, इसलिए बीच के जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश ये चाइना के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आता है आपका सिक्किम, सिक्किम चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, और ये आखिरी में अरुणाचल प्रदेश और उधर यूनियन टेरेटरी लद्दाख, राइट। तो ये चीन के साथ सीमा बनाने वाले हो गए। एक राज्य माफ़ कीजिए, एक यूनियन टेरेटरी और 4 राज्य। अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो हम लोग गुजरात से शुरू करते हैं। पहले पे गुजरात आ जाएगा, फिर दूसरे पे देखेंगे राजस्थान, फिर उसके बाद पंजाब देखेंगे, और एक यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर, और अंत में लद्दाख। तो 2 यूनियन टेरेटरी आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती हैं और 3 स्टेट जो हैं सीमा बनाते हैं। इस तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ कितनी जो है यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। तो उनकी संख्या हो जाएगी 2, राज्यों की संख्या पूछेगी 3। ओवरऑल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ? तो 5, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, गुजरात राजस्थान पंजाब 2 राज्य हो गए। अब आते हैं नेपाल पर। नेपाल को चौथे नंबर पर रखते हैं सीमा रेखा की लंबाई के हिसाब से, जो भारत के साथ साझा करता है। टोटल अगर देखें तो नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें स्टेट जो भारत के बाउंड्री बनाते हैं उसमें आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं भारत के जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। वही म्यांमार आता है आपका 5वें नंबर पर सीमा रेखा की लंबाई के संबंध में। टोटल अगर देखें भारत की जो लेंथ है वो म्यांमार के साथ जो सीमा बनाती है वो 1643 किलोमीटर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये 4 राज्य भारत के हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। हमने लाइन से यहाँ लिखा है, ऊपर सबसे अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर। ये 4 राज्य जो सीरियल से इधर म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान जो भारत के साथ सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर की। स्टेट देखें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ जो हैं साझा करते हैं अपनी सीमा। तो ये राज्यों के क्रम आपको याद होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए। अफ़गानिस्तान बहुत छोटी सी सीमा रेखा की लंबाई है जो भारत के साथ साझा होती है, मात्र 106 किलोमीटर की। केवल एक यूनियन टेरेटरी है जो अफ़गानिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से 7 देश हमने देख लिए और 7 देशों की क्या लंबाई है सीमा रेखा की, और
ये 7 देश भारत के किन किन राज्यों से, यूनियन टेरिटरी स्टेट से जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, प्रश्न यहाँ से जो है पूछा जाता है। अब इसमें कुछ और भी फैक्ट हैं ध्यान देने योग्य, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले लद्दाख के बारे में देखें तो लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। और अगर स्टेट की बात करें तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी आप देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ सीमा साझा करता है। वहीं जो सिक्किम स्टेट है वो नेपाल, भूटान और चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम राज्य है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जो 3 देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। वहीं त्रिपुरा के बारे में आप याद रखिए, ये त्रिपुरा है और त्रिपुरा के तीनों ओर जो है वो बांग्लादेश की बाउंड्री है। तो इस तरीके से त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नीचे यहाँ पर कुछ रेखाएं लिखी हुई हैं, जैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानिस्तान के साथ समझौते के माध्यम से इस लाइन को ड्रॉ किया गया था दोनों देशों के बीच में। तो डूरंड रेखा जो है वो भारत अफगानिस्तान के बीच है। उसी तरीके से रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा कैसी है, ये अध्यारोपित सीमा है। 1947 में ब्रिटेन द्वारा जो है वो अध्यारोपित की गई थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? यह एक अध्यारोपित सीमा है, एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। तीसरी रेखा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा जो है इसको ड्रॉ किया गया था। तो याद रखिए, मैकमोहन भारत चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। अब हम देखते हैं तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा की कुल लंबाई हमने ऊपर देखी थी 7516.6 किलोमीटर, मेनलैंड की थी 6100 किलोमीटर और द्वीप की थी 2094 किलोमीटर। अब तटीय सीमा में जो सबसे ज़्यादा तटरेखा है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अगर एग्जामिनर आपसे मेनलैंड यानी मुख्य भूभाग के शब्द को कोट करके पूछेगा तो आप गुजरात लगाएंगे, ओवरऑल अगर पूछेगा तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगाएंगे। अभी हम इसका क्रम यहाँ देख लेंगे, जिसमें हम लोग जो मेनलैंड है उसको और जो द्वीप हैं उनको भी मेंशन करके हम अभी क्रम देखेंगे, घटता हुआ क्रम तटरेखा की लंबाई के संदर्भ में। अभी के लिए इतना याद रखिए कि सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और मुख्य भूभाग में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। इसी तरीके से सबसे छोटी तटरेखा है पुडुचेरी की। मुख्य भूभाग में सबसे जो छोटी रेखा है वो है गोवा की। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं इस क्रम की ओर। क्रम देख लेते हैं। तटरेखा की लंबाई के संबंध में सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर है तमिलनाडु, पाँचवें पर है महाराष्ट्र, फिर छठे पर केरल आएगा, सातवें पर उड़ीसा, आठवें पर कर्नाटक, नौवें पर पश्चिम बंगाल, 10वें पर लक्षद्वीप, फिर आएगा आपका दमन और दीव, 11 और 12वें पे आ जाएगा पुडुचेरी। यानी पुडुचेरी की जो तटरेखा है वो सबसे कम लंबी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ज़्यादा है। मेनलैंड में देखेंगे तो गुजरात की सबसे ज़्यादा तटरेखा सीमा बनाती है और गोवा की सबसे कम है। तो इस तरीके से हमने तटरेखा के संबंध में भी देख लिया है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सी का एक्सटेंशन यानी सागरी विस्तार के बारे में देखेंगे। किसी देश का सागरी विस्तार संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम इंग्लिश में कहते हैं अनक्लॉस, 1982 के तहत निर्धारित किया जाता है। समुद्री विस्तार की जो लंबाई है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। अब हम एक्सटेंशन देखें तो भारत का कुछ इस तरीके से मैप बना होता है और मैप देखते हैं तो ये ऐसे लाइन ड्रॉ होती है। तो जब हम सी का एक्सटेंशन लेते हैं तो पहले एक आधार रेखा खींच देते हैं, एक आधार रेखा खींच देते हैं और उस आधार रेखा से फिर हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं 12 नॉटिकल मील इस आधार रेखा से, इसको कहते हैं सीमावर्ती या प्रादेशिक सागर। फिर 24 नॉटिकल मील जो है वो संलग्न सागर कहते हैं इसको, और 20 नॉटिकल मील जो है इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस वाटर बॉडी को जो आधार रेखा खींची जाती है इसके अंदर जो पानी भरा होता है इसको कहते हैं आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर। तो ये एक्सटेंशन सी का एक्सटेंशन है जिसे अनक्लॉस 1982 के तहत निर्धारित किया जाता है। यानी कोई देश है जो सागर से महासागर से अपनी सीमा को साझा करता है तो उस देश के लिए जो है सागर में भी एक बाउंड्री बनाई जाती है जिसमें उसको जो है अलग अलग दूरी के हिसाब से अधिकार दिए जाते हैं। तो अगर हम आंतरिक जल की बात करते हैं, क्योंकि ये इस देश का ही हिस्सा है, इस देश की ही वाटर बॉडी है, तो इसमें जो है पूरी तरीके से उस देश का जो है संप्रभुत्व रहता है। तो आंतरिक जल में भारत का पूर्ण रूप से संप्रभुत्व रहता है। इस आधार रेखा से जब 12 नॉटिकल मील तक हम जाते हैं तो 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को कहते हैं टेरिटोरियल सी यानी सीमावर्ती या प्रादेशिक क्षेत्र।
इस क्षेत्र में भी 12 नॉटिकल तक भारत का एकाधिकार रहता है, किंतु निर्देश गमन की यहाँ अनुमति होती है, यानी जो इनोसेंट पासेज होते हैं। अब इनोसेंट पासेज क्या होते हैं? जब कोई व्यक्ति गलती से अगर आपकी इस समुद्री क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि समुद्र में जो है एक कोई बाउंड्री जो फिजिकली दिखाई देती हो ऐसा तो नहीं है, तो गलती से मान लीजिए लहरों के कारण या हवा के उफान के कारण कोई व्यक्ति गलती से आपके सीमा क्षेत्र में आ जाता है, तो इसको इनोसेंट पास मानते हैं, यानी गलती से आ गया तो गलती से आए हुए व्यक्ति को जो है छोड़ दिया जाता है, उस पर किसी भी प्रकार की जो है कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इनोसेंट पासेज अलाउ हैं इस सीमावर्ती प्रादेशिक सागर में। बाकी वैसे जानबूझकर अगर कोई आएगा, आदतन इरादे से आएगा इस सीमावर्ती क्षेत्र में, तो भारत जो है उस पर कानूनी कार्रवाई और अन्य प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक। तो 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहते हैं भारत का संलग्न सागर, यानी कॉन्टिग्युअस सी। यहाँ पर वित्तीय अधिकार और सीमा शुल्क की वसूली की जाती है, यानी कस्टम ड्यूटी यहाँ पर लगाई जा सकती है। कोई देश का जो समुद्री जहाज़ है अगर भारत के 24 नॉटिकल मील के अंदर से गुजर रहा है तो भारत जो है उस जहाज़ पर सीमा शुल्क लगा सकता है। 200 नॉटिकल मील की बात करें तो इस क्षेत्र को कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस 200 नॉटिकल मील तक भारत क्या कर सकता है? संसाधनों का दोहन कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान की यहाँ पर अनुमति होती है। अब 200 नॉटिकल मील के जब आगे बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं उच्च सागर या हाई सी। यहाँ पर किसी भी राष्ट्र का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो किसी देश का जो क्षेत्राधिकार होता है वो 200 नॉटिकल मील तक ही होता है। 200 नॉटिकल मील के बाद आ जाता है हाई सी, जहाँ पर किसी भी राष्ट्र का क्षेत्राधिकार जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आप लोग जो है सी की एक्सटेंशन को अच्छे से समझ लिए होंगे। आंतरिक जल, जहाँ पर भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 12 नॉटिकल मील जिसे हम लोग टेरिटोरियल सी कहते हैं, यहाँ भारत का एकाधिकार है किंतु इनोसेंट पासेज अलाउ होते हैं। 24 नॉटिकल मील ये इसको कहते हैं संलग्न सागर, जहाँ पर भारत के पास वित्तीय अधिकार है, यहाँ पर जो है भारत सीमा शुल्क वसूली कर सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भारत जो है यहाँ पर संसाधनों का दोहन कर सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान की यहाँ अनुमति होती है। 200 नॉटिकल मील के बाद शुरू हो जाता है उच्च सागर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाई सी। यहाँ पर किसी भी राष्ट्र का क्षेत्राधिकार नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख जल संधियाँ। भारत और श्रीलंका के बीच हमको एक ही जल संधि दिखाई देती है, पाक जल संधि। ये पाक जल संधि क्या करती है? पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। जल संधि क्या करती है? दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। अगर स्थल संधि होती है तो दो लैंड जो बॉडी होती हैं, यानी जो स्थल भाग होते हैं, उनको जोड़ती है। तो जल संधि जल को जोड़ेगी और स्थल संधि दो स्थलों को जोड़ती है। तो जो पाक जल संधि है वो बंगाल की खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी का हिस्सा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे, यानी तीन ओर से कोई क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जल से घिरा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग खाड़ी। क्या कहते हैं? खाड़ी। जैसे ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, ये क्या है आपकी? बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि इसका ये हिस्सा, इधर का हिस्सा और ये हिस्सा, ये तीनों तरफ से क्या है? वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, और एक हिस्सा छोटा सा क्या होता है? धंसा हुआ होता है इस तरीके से। ये जो बनता है डायग्राम, ये बनता है खाड़ी का, जहाँ पर इस हिस्से में क्या होता है? पानी होता है, और ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ये स्थलखंड होता है, राइट। तो बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन है? पाक जल संधि। यहाँ आप देख रहे हैं आदम ब्रिज है, जिसे राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, और उसके नीचे है मन्नार की खाड़ी। इसके नीचे क्या है? मन्नार की खाड़ी है। तो मैप में ये चीज़ें देख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। पाक जल संधि आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। अमूमन बच्चे जो गलत करते हैं ऑप्शन, पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जुड़ा देते हैं पाक जल संधि जब पूछी जाती है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ पर ये चीज़ याद रख लीजिए ध्यान से। अब हम लोग देखते हैं मीन सी लेवल, यानी माध्य समुद्र तल। माध्य समुद्र तल को तय कौन करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के माध्य समुद्र तल का निर्धारण करता है, तथा विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई माध्य समुद्र तल से ही मापी जाती हैं। आप जानते हैं कि जो लैंडमार्क होता है, जो स्थलखंड होता है, उसमें पर्वत, पहाड़, कहीं मैदान होता है। तो जब आप कहीं की ऊंचाई मापते हैं तो आप स्थलखंड से तो सही से नहीं माप सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा वहाँ से वहाँ का जो पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। कोई मैदानी क्षेत्र है, वहाँ से अगर ऊपर वाला पॉइंट आप मापेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अब हम आते हैं सागर में। सागर में भी उच्च ज्वार और निम्न ज्वार होते हैं। तो उच्च और निम्न ज्वार के जो मध्य स्थित एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र से हम लोग मीन से लेवल निकालते हैं, माध्य समुद्र तल निकालते हैं, और इसी माध्य समुद्र तल से जो है
भारत के जो बिंदु हैं ऊंचाई के संबंध में वो मापे जाते हैं। वर्तमान में भारत का जो माध्य समुद्र तल है वो चेन्नई से लिया जाता है। भारत का उच्चतम बिंदु केटू गाडविन ऑस्टिन है। माध्य समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। इसी तरीके से जो भारत का सबसे निकटतम बिंदु है वो है कुट्टनाड, जो केरल में पड़ता है, माध्य समुद्र तल से -2.2 मीटर नीचे है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जो ऊंचाई मापी जाती है वो माध्य समुद्र तल से निकाल कर मापी जाती है। वर्तमान में माध्य समुद्र तल जो है वो चेन्नई से लिया जाता है। भारत का सबसे उच्चतम बिंदु केटू गाडविन ऑस्टिन है, जो माध्य समुद्र तल से 8611 मीटर ऊंचा है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। अब हम देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। उपमहाद्वीप एक ऐसा भूभाग है जो किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से अलग प्रतीत होता है। उपमहाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप का एक हिस्सा है। महाद्वीप का एक हिस्सा होते हुए भी वो अलग दिखाई देता है, प्राकृतिक रूप से अलग होता है। अब अगर भारत की स्थिति देखें तो तीन तरफ वाटर बॉडी है, और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये हिमालय का क्षेत्र है। इधर हिंदू का सुलेमान और कीर्थन की पर्वत श्रेणियाँ है, और हिमालय का ही एक्सटेंशन इधर हो जाता है, अराकानयोमा पर्वत श्रेणी बन जाती है। तो इस तरीके से भारत जो है वो नेचुरली जो है चारों तरफ से क्या हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है। ऊपर पहाड़ पर्वतों से अलग हो जाता है और नीचे का हिस्सा जल से। तो इसलिए हम भारत को क्या कह देते हैं? भारत को कह देते हैं उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्यतः 7 देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका व मालदीव। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान नहीं आता है, क्योंकि कीर्थर, सुलेमान और ये जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी यहाँ पर है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, इसलिए अफगानिस्तान को ये सेपरेट कर देती है हिंदू कुश श्रेणी भारत उपमहाद्वीप से। इधर म्यांमार का हिस्सा नहीं आता है, क्योंकि ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है यू टर्न लेते हुए नीचे की तरफ आ जाती है और एक पर्वत श्रेणी का निर्माण करती है, अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला। ये अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार के बीच स्थित है, इसलिए म्यांमार को जो है ये सेपरेट कर देती है। तो इस तरीके से अफगानिस्तान और म्यांमार जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। चीन भी नहीं होगा, क्योंकि चीन को ये सेपरेट कर देता है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो इस तरीके से भारतीय जो उपमहाद्वीप में शामिल है वो पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, फिर ये श्रीलंका और मालदीव। ये कुल 7 देश सामान्यतः शामिल हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लाइन का हिस्सा था। जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो पूरी पृथ्वी जो पहले थी वो क्या कहलाती थी? पेंजिया कहलाती थी, और उसकी वाटर बॉडी क्या कहलाती थी? पैंथालौसा कहलाती थी। ये पेंजिया जो है वो 2 भागों में टूट गया। इसका उत्तर का जो हिस्सा था वो कहलाया अंगारा लैंड, और इसका जो नीचे का दक्षिण का हिस्सा था वो कहलाया था गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है भारत। इसलिए हम लोग लिखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का ही एक अभिन्न अंग था। तो इस तरीके से हमने भारत का एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया, जिसमें जो सभी महत्वपूर्ण बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं ज्योग्राफी के जनरल इंट्रोडक्शन से संबंधित, जिसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत की क्या आकृति है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज भारत का क्या साइज है, एक्सटेंशन पूछा जाता है, कर्क रेखा के बारे में पूछा जाता है, इसमें कौन कौन से राज्य स्थित हैं। बाकी जो अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ लिया, भारत की सीमा देख ली, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, उन देशों से लगने वाले जो राज्य हैं उनके बारे में देख लिया। आप लोग कमेंट बॉक्स करके बताएं कि स्थलीय सीमा से लगने वाले कितने भारत के राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी और स्टेट को दोनों को सेपरेट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो एक तो प्रश्न कमेंट बॉक्स के लिए ये हो गया, स्थलीय सीमा से लगने वाले भारत के राज्य। दूसरा आप लोगों को बताना है तटीय सीमा से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को सेपरेट करना है। दूसरा मेनलैंड और ये जो द्वीप समूह वाले क्षेत्र हैं इनको सेपरेट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तटीय सीमा की हमने लंबाई देख ली, किस राज्य की या किस द्वीपीय समूह की सबसे अधिक है। फिर हम लोगों ने सी एक्सटेंशन देखा, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ा। सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, जो एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ते हैं, राइट। अब हम लोग आगे की क्लास में बढ़ेंगे और पढ़ेंगे भारत का जो भू आकृतिक क्षेत्र है चट्टानों के संबंध में। फिर हम लोग हिमालय, मैदान, द्वीप समूह, इस तरीके से भारत के भूभौतिक प्रदेशों को बांट के पढ़ेंगे आगे की क्लासेज में। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आई आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस संकल्प बैच से जुड़ने के लिए 6306473800 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस यहाँ पर दोनों की आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है केवल 499 फीस में। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।